हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं रोहित कुंभा स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तथा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। आज के लेक्चर में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हम अपवर्तन की डेफिनेशन में जानते हैं, क्या जानते हैं अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, ये घटना ही क्या कहलाती है, आपकी अपवर्तन कहलाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन इसी डेफिनेशन से यदि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं तो वो ये बनता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो क्यों विचलित हो जाता है, इसका रीजन होता है, इसका रीजन है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, संचरित होता है, गमन करता है, तब उसकी चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो यहां से ही अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आपको बेसिकली आप याद रखोगे। इसका क्या है, इससे आपको अपवर्तन का कारण भी पता याद रहेगा, पता लगता है। ठीक है, तो पॉइंट हो जाता है क्या कि दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने से अपवर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट की यदि बात करें तो अब जब अपवर्तन की घटना घटित हो गई है तो प्रकाश की देखो अपना वेलोसिटी होती है, अपनी स्पीड होती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, कालांतर होता है तरंग का, क्योंकि प्रकाश तरंग रूप में भी संचरित होता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस बात को बताने के लिए हमारे पास क्या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल कौमा तीव्रता तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नियत रहती है। जबकि आवृत्ति क्या है, नियत रहती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपवर्तन की घटना में चाल बदलती है, तीव्रता बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति क्या रहती है, कांस्टेंट। तीव्रता बदलने का रीजन ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो उसका क्या है, पृष्ठ द्वारा कुछ आंशिक रूप से अवशोषण भी कर लिया जाता है और परावर्तन भी होता है उसका। इस रीजन की वजह से तीव्रता में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ओके, जब बात परिवर्तन की है अपवर्तन की घटना में, तो आप जानते हो अपवर्तन को बताने के लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी यूज करते हैं जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं उसे, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक पर भी इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल इन सब चीजों का अपवर्तनांक पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब प्रकाश की चाल बदलती है और तीव्रता बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, तो इनके बदलने से अपवर्तनांक पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों, तो इसमें याद रखेंगे हम, देखो कैसे याद रखेंगे कि जो ये अपवर्तनांक है ये प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ठीक है। अब और दूसरी चीज, जो प्रकाश की चाल है या तरंग की जो चाल है, वेलोसिटी ऑफ वेव है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के, सीधे सीधे समानुपाती है किसके, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। ठीक, तो जब ये एक दूसरे के समानुपाती है और वेलोसिटी इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो अपवर्तनांक है वो भी तरंग दैर्घ्य के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप इनको याद रखोगे। ओके, तो इस आधार पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि दो अलग अलग माध्यमों में अपवर्तनांक μ1/μ2 है
ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है v2 अपॉन v1। ऐसे ही यदि μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो λ2 अपॉन में क्या λ1। तो ये रिलेशन हमको क्या है, इन दोनों शर्तों से क्या है, फाइंड हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, न्यूमेरिकल्स हल करने में काफी आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, आप याद रखोगे। तो ये था अपना दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब आगे बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपवर्तन की घटना में कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। क्या है, कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं अपवर्तन हमारे आंखों दैनिक जीवन में कहां घटित होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनको हम दैनिक जीवन में देख पाते हैं अपवर्तन के। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल तो यही है कि आप मान लो पानी से भरे हुए किसी पात्र को देखते हो तो उसका जो निचला तल है वो आपको उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है। ओके, अगला एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एक एग्जाम्पल ये भी है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला उसके और एग्जाम्पल बात करें तो सूर्य उदय होता है उससे पहले और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता रहता है। ये अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से पूर्व क्षितिज से ऊपर उठा हुआ और सूर्यास्त के बाद भी क्षितिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था आपका चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट जो जिसमें दो चार हमने अभी अपवर्तन के एग्जाम्पल्स की बात की है। ठीक है, और यदि हम बात करें अगले पॉइंट की तो जो अपवर्तनांक होता है अपना पांचवें पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो अपवर्तनांक एक नियत राशि है, ये आप जानते हो। ठीक है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों की वो क्या होती है, एक निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब जैसे 1 μ2 की यदि हम बात करते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन में क्या लिखा जाता है, μ1 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो इससे पहले के लेक्चर में हमने काउंट नहीं किए थे, तो यहां आप इनको समझ लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट आगे जो बात है वो है न्यूमेरिकल्स की। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, न्यूमेरिकल ये कि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ये पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चरों में भी बताया है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, और सबसे पहले जो दिया गया और पूछा गया है उस पर फोकस करें। तो हमारे पास सबसे पहले हम गिवन क्या है, हमको जो जो चीज न्यूमेरिकल में गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दी हुई है वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया आपको, मतलब सी दे दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट को, वायु में प्रकाश का वेग को जो दिया है वो दिया है 3 × 10⁸। तो सी की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ओके, उसके बाद कांच का अपवर्तनांक दे दिया आपको। तो कांच का अपवर्तनांक क्या है, म्यू इज इक्वल टू कितना, 1.5। तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि म्यू जो होता है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या अनुपात होता है। ओके, तो देखो वायु में प्रकाश की चाल c है और कांच में प्रकाश की चाल को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है। यहां से v पूछा है, कांच में प्रकाश का वेग पूछा है, मतलब v की वैल्यू पूछी है। तो v इज इक्वल टू c/ क्या हो जाता है, म्यू। c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। ओके, तो ये जो वैल्यू हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ जाती है आपकी v की वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तो ऐसे सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं अगले दूसरे न्यूमेरिकल की। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा ये है कि प्रकाश के किसी
रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य दे दी आपको, ठीक है। वायु में तरंग दैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो जल में कितनी हो जाती है 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। तो बहुत सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है लैम्बडा एयर, एयर में लैम्बडा कितना है, तरंग दैर्घ्य कितनी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम दी है, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर में लैम्बडा डब्ल्यू, ठीक है, वाटर में जो तरंग दैर्घ्य दे दी वो कितनी दे दी आपको 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4500 एंगस्ट्रॉम दे दी। अब ये कह रहा है जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, समानुपाती होती है। वेलोसिटी तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। तो अभी अभी मैंने जैसे रिलेशन बताया था आपको, v1/v2 इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा 1 क्या होता है, लैम्बडा 2 होता है। तो यहाँ 1 और 2 की जगह पर देखो वेलोसिटी ऑफ एयर, वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको तो आप बी ए लिखना चाहो तो बी ए लिख सकते हो, या सी से डिनोट करना चाहो तो सी से डिनोट कर सकते हो, तो बी ए। उसके बाद B2 जो है वो है वाटर में, तो BW, ये हो जाएगा लैम्बडा एयर और ये हो जाएगा लैम्बडा W। तो हमसे पूछा क्या उसने, जल में प्रकाश की चाल पूछी है, ठीक है। तो जल में मतलब VW की वैल्यू पूछी है आपसे, तो यहां से क्या हो जाएगा VW इज इक्वल टू हो जाएगा VA मल्टीप्लाइड में लैम्बडा W अपॉन में क्या हो जाएगा लैम्बडा A हो जाएगा, ओके। तो यहां से हम VW कैलकुलेट कर लेंगे, VW इज इक्वल टू VA वेलोसिटी ऑफ एयर। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, वायु में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, वो वैसे तो निर्वात में 3 × 10⁸ होती है, ओके, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ एयर, इन दोनों को कैसे, क्योंकि व्यवहार में हम जानते हैं, व्यवहार में हमारे पास दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं, ये है बात। तो यहां से V जो एयर है वो हो जाती है 3 × 10⁸ इंटू लैम्बडा W कितना है आपका 4500 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, ओके। तो यहां से इंटू 10⁻, इसको एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, या फिर एंगस्ट्रॉम में ही रखना चाहो तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यह आता है 2.25 इंटू 10⁻, कितना आ जाता है 8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ जाती है उसको सॉल्व करने पर। VW की वैल्यू आ जाती है, मतलब वाटर में जो लाइट की जो चाल है वो कितनी आ जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाती है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसी तरीके से और अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो आप क्या है कि आपको क्या दे दिया, म्यू ऑफ क्या दे दिया, वाटर दे दिया, म्यू ऑफ वाटर दे दिया, क्या दे दिया आपका 4/3, ठीक है। उसके बाद यहां ध्यान दीजिए ये कांच का अपवर्तनांक दे दिया, मतलब म्यू ऑफ ग्लास दे दिया है आपको 3/2। उसके बाद जल का अपवर्तनांक ज्ञात करवाया। अब आप सोचो कि जल का तो अपवर्तनांक दे दिया और जल का ही अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये जल का कांच के जो है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हैं आपको, ओके। और अब आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए कब, जब यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही हो। कांच से जल में प्रवेश करने का मतलब है कांच के सापेक्ष आपको जल का क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अब देखो ध्यान से, इधर हमको ये कहा गया उसने, ओके। तो हम यहां लिखेंगे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो देखो ये सापेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसका ज्ञात करना है उसको तो लिखेंगे यहां म्यू। उसके बाद किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष ज्ञात करना, ग्लास के सापेक्ष, ओके, ठीक है। तो म्यू ये हो जाता है क्या, G⁻W हो जाता है, ओके। तो ये यहां से हो जाएगा 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका म्यू W अपॉन, इसको लिखते हैं म्यू W अपॉन क्या,
म्यू जी। ठीक है, ये अपवर्तनांक में हम पढ़ चुके हैं। तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/3। डिवीजन में म्यू जी की वैल्यू लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 न्यूमेरिकल समझे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ।